गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाय केवी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक का पार्ट 2। यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है थर्मोडायनेमिक यानी उष्मा गतिकी। देखिए, जो थर्मोडायनेमिक का पार्ट 2 है इसमें हम आज कवर करने वाले हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, अब आप लोगों को अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखिए, जो उष्मागतिकी होता है उसके सेकंड पार्ट में हम आज कवर करेंगे कि एंथैल्पी क्या होता है और इंटरनल एनर्जी क्या होती है। देखिए, हमें देखना है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में डिफरेंस कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी और एंथैल्पी क्या होगी। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए एंथैल्पी और इधर लिख दीजिए इंटरनल एनर्जी। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? इंटरनल एनर्जी को हिंदी वाले लिखेंगे आंतरिक ऊर्जा, और एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ही बोलते हैं। तो देखिए, हमें समझना है तो देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। देखिए, अब हमें समझना है कि एंथैल्पी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। देखिए, हम लोगों ने कोई सिस्टम लिया। क्या लिया? कोई सिस्टम। देखिए, सिस्टम के अंदर ऊष्मा आएगी या ऊष्मा जाएगी, या तो हीट अंदर आएगी या हीट बाहर जाएगी। दो ही काम हो सकते हैं। अब देखिए, आप लोग सोचिए कि ये जो एंथैल्पी है वो किसका रूप है? ये जो एंथैल्पी है वो ऊष्मा का ही तो रूप है, और ये जो इंटरनल एनर्जी ये भी किसका रूप है? ऊष्मा का रूप है। यानी ये दोनों हीट से ही बनती है। ये भी हीट ही है, ये भी हीट ही है। दोनों क्या है? हीट है। यानी इनका बड़ा भाई कौन हो गया? हीट। और ये दोनों क्या हो गई? इनके छोटे भाई हो गए। ये आप लोग समझिए। अब देखिए, ये जो ऊष्मा है मान लीजिए इस सिस्टम के अंदर आ रही है या इस सिस्टम के अंदर जा रही है। लेकिन अगर ये ऊष्मा इस सिस्टम के अंदर आई या इस सिस्टम के अंदर गई किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पे, किसी भी कांस्टेंट प्रेशर यानी कांस्टेंट दाब पे, अगर ये ऊष्मा आई या ऊष्मा गई किसी भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे यानी कांस्टेंट आयतन पे, यानी हम लोगों ने दो कंडीशन ले ली यहाँ पे कि अगर ऊष्मा कांस्टेंट प्रेशर पे आई या कांस्टेंट प्रेशर पे गई तो उसे हम क्या बोल देंगे? एंथैल्पी। यानी हमने ऊष्मा को ही क्या बोला है? एंथैल्पी। यानी हमने ऊष्मा यानी हीट को टू टाइप से डिवाइड कर लिया। अगर आपकी हीट है जो नियत दाब पे कांस्टेंट प्रेशर पे आती है या जाती है तब उस ऊष्मा को हम क्या बोल देते हैं? एंथैल्पी। और अगर आपकी ये जो हीट है, आपकी जो ऊष्मा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम यानी नियत आयतन पे आई है या गई है तब हम लोगों ने क्या बोल दिया? उसे इंटरनल एनर्जी। तो हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? किसी भी सिस्टम में ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण नियत दाब पे होता है तो उसे हम एंथैल्पी बोलते हैं। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? एंथैल्पी। और एंथैल्पी को हम किससे डिनोट करते हैं? एच से। ध्यान रखना, किससे डिनोट करते हैं? दर्शाते किससे हैं? एच से। अब आप लोग बोलोगे इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन लिखिए, तो क्या होगी डेफिनेशन? हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वो क्या हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो तो वो क्या हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी। तो हम लोग क्या लिख देंगे? हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वो क्या हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी। अब देखिए, इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, काफी बार ई से भी डिनोट कर देते हैं, काफी बार ई से भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोगों को समझना है कि जो एंथैल्पी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, जो एंथैल्पी है उसका फॉर्मूला हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, H बराबर E प्लस पी डेल्टा वी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो एंथैल्पी में चेंज होगा यानी डेल्टा H बराबर डेल्टा E,
यानी आंतरिक ऊर्जा प्लस जो वर्क होगा, ये क्या है, वर्क है। क्या है ये, वर्क है। यानी जो एंथैल्पी है वो किसके बराबर होगी, एंथैल्पी क्या है, एक हीट ही तो है। एंथैल्पी क्या है, एक हीट है। ये जो हीट है यानी ये जो एंथैल्पी किसके बराबर होगी, आंतरिक ऊर्जा। यानी इस सिस्टम के अंदर जितनी भी आंतरिक ऊर्जा है और इस सिस्टम पे या इस सिस्टम के द्वारा जो भी वर्क हो रहा है उसके बराबर ही तो होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख देते हैं, पी डी वी, यानी डेल्टा एच बराबर क्या हो गया, डेल्टा ई प्लस पी डी वी, ये हो गया। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि ये जो पी वी, ये क्या है, पी प्रेशर और ये क्या है, वी वॉल्यूम। डी तो क्या है, ओनली चेंज को बता रहा है, इनका कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ चेंज को बताते हैं। तो पी वी बराबर क्या होता है, एनआरटी। ये आप लोगों ने सुना होगा, इसे बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन, आप लोगों ने सुना होगा। तो पी वी बराबर एनआरटी। तो मैं इस पी डी वी की जगह, मैं इस पी डी वी की जगह क्या लिख दूं, ये लिख दूं एनआरटी। इस पी डी वी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एनआरटी। तो देखिए क्या होगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस, अब हम क्या लिखेंगे, पी डी वी की जगह एन आर टी। अब देखिए यहाँ पे हम डी यानी चेंज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम चेंज की बात कर लेते हैं। तो ये हमने क्या लगा दिया, डेल एन आर टी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल आ जाता है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आ जाता है, और न्यूमेरिकल किसी भी प्रकार का आ सकता है। आप लोगों को वहाँ पे डेल्टा एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। आर आप लोग जानते हैं, टेम्परेचर दिया हुआ होगा, इंटरनल एनर्जी दी हुई होगी, और आपको एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। तो आप लोग इजी वे में इस फॉर्मूले को याद रखें, न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। फिर देखिए हम इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले की बात करते हैं। देखिए जो इंटरनल एनर्जी होती है, पहले आप समझिए इसका नाम इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा क्यों रखा। देखिए आंतरिक ऊर्जा मतलब उस सिस्टम के अंदर की सारी ऊर्जा, यानी सिस्टम के अंदर क्या क्या ऊर्जा हो सकती है, यानी किसी भी कण के अंदर क्या क्या ऊर्जा हो सकती है। तो देखिए हम ऐसे लिख देंगे कि ये जो यू है वो सभी ऊर्जाओं का योग होती है। इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा यानी उस सिस्टम के अंदर जितनी भी सारी एनर्जी उन सबका योग ऐड होगी। तो देखिए हम क्या लिख देंगे कि ये जो आंतरिक ऊर्जा है वो कंपन ऊर्जा यानी वाइब्रेशनल ऊर्जा, यानी वो रोटेशनल ऊर्जा यानी घूर्णन ऊर्जा, और वो ट्रांसलेशनल ऊर्जा का क्या होती है, योग। तो हम क्या लिख देंगे कि ये जो आंतरिक ऊर्जा है वो वाइब्रेशनल एनर्जी का भी क्या होती है, योग होती है, ट्रांसलेशन का भी क्या होती है, एडिशन होती है, और वो रोटेशनल का भी क्या होती है, एडिशन, और बहुत सारी एनर्जी और भी है, उन सब का ये क्या होती है, ऐड होके क्या बनाती है, इंटरनल एनर्जी बनाती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंथैल्पी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो कुछ नहीं है, दोनों ही हीट की ही एक फॉर्म है, यानी उष्मा का ही एक रूप है। अगर हम उष्मा को कांस्टेंट प्रेशर पे देखें तो वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी, और अगर उष्मा को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखें तो वो क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी। और ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना। और ये जो डेफिनेशन है, ये वाली जो डेफिनेशन है, ये भी आप लोगों को याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार बन सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी क्या होती है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ हम प्रोसेस देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट प्रोसेस, वो आप लोगों को लिखना है। तो आप लोग लिखिए इम्पोर्टेंट प्रोसेस, यानी कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रम हमें देखने हैं। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रम। देखिए प्रोसेस किस किस टाइप के हो सकते हैं वो हम लोगों को यहाँ पे क्लियर करना है। देखिए आप लोग बोल सकते हो कि हमने जो सिस्टम लिया है इस सिस्टम को हमें क्या करना है, कांस्टेंट प्रेशर यानी नियत दाब पे ही काम करवाना है। किस पे काम करवाना है, नियत दाब, यानी उसका जो दाब है, जो प्रेशर है, वो हमें कांस्टेंट लेना है। आप लोग मुझे ऐसे बोल सकते हो कि आपने जो सिस्टम लिया है उसको आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करवाओ, यानी उसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम नहीं बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम जितना है उतना ही रखो। आप उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, आप उसका प्रेशर यानी दाब बढ़ा सकते हो, लेकिन आप लोगों को वॉल्यूम है जो नियत रखना है, फिक्स रखना है। ये आप लोगों ने कंडीशन दे दी।
फर्स्ट कंडीशन आप लोगों ने क्या दी थी कि जो प्रेशर है, फर्स्ट क्या बोला आपने, जो प्रेशर है उसको आप लोगों को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो मैंने आप लोगों की कंडीशन मान ली। फिर आप लोगों ने जो मेरे को कंडीशन दी उसमें आप लोगों ने मेरे को बोला कि अब आपको जो उष्मा है वो नियत रखनी है, यानी उष्मा में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। आप इस पे काम कीजिए, इस सिस्टम पे काम कीजिए, आप दाब बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उष्मा नहीं बढ़ा सकते। तीसरी कंडीशन आप लोगों ने मेरे को ये दे दी। अब देखिए इस प्रकार आप लोग कंडीशन दे सकते हैं, यानी आप लोगों ने मेरे को पहली कंडीशन क्या दी कि नियत दाब रखो, कांस्टेंट प्रेशर रखो। फिर आप लोगों ने मेरे को क्या बोला, नियत आयतन रखो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों ने क्या बोला, नियत उष्मा रखो, यानी नियत हीट रखो। आप लोगों ने ऐसी ऐसी कंडीशंस दे दी। फिर देखिए हम यहाँ पे एक और कंडीशन ले लेते हैं। आप लोगों ने बोला कि टेम्परेचर भी नियत रखो, क्या रखो, टेम्परेचर नियत रखो। यानी ये जो चार है वो क्या है, अलग अलग सिस्टम है। ये पहला सिस्टम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा सिस्टम है। पहले सिस्टम में हम लोगों ने किसको नियत रखा है, दाब को नियत रखा है। यानी हमें काम तो करना है इस सिस्टम पर, कुछ भी आप चेंज कर दो, पर जो दाब है, जो प्रेशर है, वो आप लोगों को नियत कांस्टेंट ही रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कांस्टेंट रखा, हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा। किसको कांस्टेंट रखा, प्रेशर को, यानी दाब को हमने कांस्टेंट रखा। तो इस जो प्रोसेस होगा, ये जो प्रोसेस होगा जिसमें हमने प्रेशर को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, इसको हम बोल देते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें हम दाब प्रेशर को क्या रखते हैं, नियत रखते हैं, वो जो प्रोसेस होगा वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस कहलाएगा। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समदाबी। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समदाबी प्रक्रम। सम यानी समान, दाबी यानी दाब। ऐसा प्रक्रम जहाँ पे हमने समान प्रेशर, समान दाब रखा है। तो कुछ नहीं लिखना है, आप लोगों को इतना सा लिखना है, कांस्टेंट प्रेशर। क्या लिखना है, कांस्टेंट प्रेशर, और काम हो गया। फिर देखिए जो सेकंड प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस में हम लोगों ने क्या कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम। यानी जो वॉल्यूम है, जो हमने बॉक्स लिया है, जो सिस्टम लिया है, उसका आयतन कभी भी बढ़ना या घटना नहीं चाहिए। बाकी उसके अलावा आप लोग कुछ भी घटा सकते हो, कुछ भी बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ हमने क्या कंडीशन रख दी कि वॉल्यूम है जो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, आइसोकोरिक। इसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, सम आयतनी। क्या लिखेंगे, सम आयतनी। देखिए सम यानी समान, आयतनी यानी आयतन। ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आयतन क्या हो, समान हो, वॉल्यूम क्या हो, समान हो, यानी यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, वॉल्यूम होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आएगा ऐसे, आइसोबारिक में कांस्टेंट होता है प्रेशर, वॉल्यूम, क्यू, टी। तो क्या टिक करके आना है, पी। फिर आएगा आइसोकोरिक प्रोसेस होता है पी वी क्यू टी, नियत क्या होता है, पी। ऐसे टिक करके आना। हिंदी वालों को भी ये याद रखना है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। फिर जो तीसरा प्रोसेस है, तीसरे प्रोसेस में क्या है हमारा, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, क्यू। क्यू यानी हीट कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, हीट। यानी यहाँ पे हीट में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। आप लोगों को ये नाम ध्यान रखना है। हिंदी में इसे बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। हिंदी में क्या बोल देते हैं इसे हम, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पे जो क्यू है, क्यू है यानी जो हीट है, यानी जो उष्मा है, उष्मा है जो क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी। ऐसे प्रक्रम को हम क्या बोल देते हैं, एडियाबैटिक। फिर देखिए जो चौथा प्रोसेस है, चौथे प्रोसेस में हमने क्या नियत रखा है, क्या कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर। क्या रखा है, टेम्परेचर। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोल देते हैं आइसोथर्मल। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समतापी। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समतापी, समतापी प्रक्रम। तो देखिए कुछ नहीं लिखना है, सीधी सी डेफिनेशन है। आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर है जो क्या होगा, सेम।
तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा टेम्परेचर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, यानी प्रेशर में चेंज 0 होगा। ये डेल किसको दर्शाता है, ये डेल दर्शाता है चेंज को, किसको, चेंज को, परिवर्तन को। यानी अंतिम और जो फाइनल और जो स्टार्टिंग स्टेट होगी, अवस्था होगी प्रथम में अंतिम, उस अवस्था में जो चेंज होता है उसको दर्शाएगा। तो डेल्टा पी यानी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए किसमें, दाब में, तो वो क्या कहलाएगा, आइसोबारिक। किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए वॉल्यूम में, यानी जो डेल्टा वी है वो 0 ही होना चाहिए। 0 मतलब नो चेंज, 0 मतलब नो चेंज। तो डेल्टा वी में नो चेंज है, इसका मतलब वो क्या है, आइसोकोरिक। यानी आपकी जो क्यू है, आपकी जो उष्मा है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगी। और आपका जो टेम्परेचर है, आपके टेम्परेचर में भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए कि क्या होता है आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं जो है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक, यानी उष्मागतिकी के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए पहले तो आप लाइक कर दीजिए, देखिए लाइक बहुत ही कम आते हैं, फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सके। और जो हमारी जो ये पूरी की पूरी जो हमने मेहनत की है उसकी सफलता भी मिल सके। हमारा जो ये परिवार है, ये हम सभी जो इस परिवार से जुड़े हुए हैं, वो हमारा परिवार बहुत ही बड़ा होता चले और हमें भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल सके आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से। तो प्लीज़ आप लोग हमारी मेहनत को देखते हुए एक लाइक तो कर दीजिए, एक शेयर तो कर दीजिए। तो देखिए अब हम चलते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए आप लोग हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत से पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं, लगभग 50% सिलेबस के पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ ऐड होते हो तो हम आप लोगों को और पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे ताकि जिससे आप सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। यानी मैंने आप लोगों को वीडियो क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दी है, मैंने आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जिनके मैंने प्रोवाइड नहीं करवाए हैं, देखिए सॉइल केमिस्ट्री है उसके नोट्स मैंने प्रोवाइड नहीं करवाए हैं। बाकी लगभग जो चैप्टर है उनमें से कुछ के मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, अभी तक कुछ के नहीं करवाएंगे, जल्द ही जिनके नहीं करवाए हैं वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी, नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए। 7 जुलाई को आप लोगों का मेजर टेस्ट होगा, ध्यान रखना 7 जुलाई को 11 बजे, और 11 बजे सुबह मॉर्निंग में 11 बजे आप लोगों का 7 जुलाई को मेजर टेस्ट है। और मेजर टेस्ट होगा पार्ट ए। किसका होगा? पार्ट ए। और अगर किसी को नहीं पता है कि पार्ट ए में कौन से टॉपिक हैं तो मेरा जो सबसे पहला वीडियो है सिलेबस का, उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा पार्ट ए में कौन कौन से टॉपिक है। आप लोग मानिए जो ये टेस्ट होने वाला है 7 जुलाई को, इस टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जेट, ICAR, BHU, PAT, यानी सभी जो एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने नीट के ईजी लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं, केमिस्ट्री के नीट के ईजी लेवल के। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, देखिए मैंने आपका पेपर पूरा एनालिसिस किया है 2004 से लेके 2018 तक। सुनिएगा आप लोग, मैंने पूरा पेपर एनालिसिस किया है। रियल बताऊं तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये एग्ज़ाम है ना बहुत ही ज़्यादा इजी है। नीट में जो इजी लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं वो एज इट इज़ आप लोगों के एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, ये रियल है, फैक्ट है, ये एज इट इज़ क्वेश्चन यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा गया है। और क्वेश्चन भी कैसा,
एकदम इजी, एकदम इजी क्वेश्चन। तो आप लोग समझ सकते हैं मैंने जो तैयारी आप लोगों को करवाई है वो किस हिसाब से करवाई होगी, क्योंकि मैंने खुद ने आईसीआर का एग्ज़ाम दे रखा है, मैंने खुद ने नीट का एग्ज़ाम दे रखा है और आईसीआर में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो आप लोग समझिए कि मैंने जो आप लोगों को तैयारी करवाई वो किस हिसाब से करवाई होगी। अब देखिए मेरा आईसीआर में सिलेक्शन हुआ, इसकी एक अलग ही कहानी है कि कॉलेज नहीं ज्वाइन करना, और नीट में सिलेक्शन मेरा हुआ या नहीं हुआ उस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे कि मैंने कहाँ तक अपनी स्टडी को किया है और मैं कहाँ से हूँ। काफ़ी बच्चे मैसेज करते हैं तो उसका एक अलग ही वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग अभी ध्यान रखिए 7 जुलाई को आप लोगों का मेजर टेस्ट है पार्ट ए का, और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके 2020 में रिपीट होंगे 101%, जो आपके मेजर टेस्ट में आएंगे। तो मेजर टेस्ट को आप लोग मत छोड़ना, इसे ज़रूर क्लियर करना, और प्लीज़ मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग प्लीज़ सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम चलते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक यानी थर्मोडायनेमिक उष्मागतिकी के नियम के ऊपर। तो देखिए जो उष्मागतिकी का नियम है, उष्मागतिकी के नियम है उसमें जो देखिए पहला नियम है, उसमें जो पहला नियम है वो है जीरोथ लॉ। वो क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फिर देखिए दूसरा जो नियम आता है वो आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फिर आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फिर आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में क्या होता है। देखिए जीरोथ लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक है उसमें क्या होता है, हम सिस्टम लेते हैं, हम लोगों ने सिस्टम लिए इस प्रकार से, हम लोगों ने यहाँ पे देखिए सिस्टम लिए 3, कितने सिस्टम लिए हम लोगों ने 3। यहाँ पे हमारा ए सिस्टम है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। हिंदी वाले लिखेंगे शून्य नियम, क्या लिखेंगे? शून्य। एक्चुअल में बोला जीरोथ ही जाता है, ज़्यादा भी हिंदी में मत पढ़िए आप लोग। सही में आजकल जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट ऐसे आते हैं, आइसोकोरिक क्या है, सीधा आएगा ऐसे लिखा हुआ, आइसोकोरिक क्या है, ऐसे आएगा। देख लिख तो दिया हिंदी में, क्या लिखा है मैंने हिंदी में, ये हिंदी में लिखा है, पर है क्या ये इंग्लिश का मीनिंग है, इसलिए बेवकूफ़ मत बनना, इंग्लिश पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना आप लोग। देखिए हम लोगों ने 3 क्या लिए, सिस्टम ले लिए। अब देखिए इन 3 सिस्टम में हम लोगों ने क्या किया, समझना आप लोग। हम लोगों ने ये देखा कि जो ये 3 में से ये जो ए और बी है ये आपस में क्या है, थर्मली इक्विलिब्रियम में है, यानी तापीय साम्य में है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे ये जो बी और सी है, ये जो बी और सी है वो भी आपस में क्या है, तापीय साम्य में। यानी हम लोगों ने क्या देखा कि जो ए और बी है वो भी क्या है, थर्मली इक्विलिब्रियम, बी और सी है वो भी क्या है, थर्मली इक्विलिब्रियम। यानी यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो पहला सिस्टम है वो थर्मली इक्विलिब्रियम में है, दूसरा सिस्टम है वो भी थर्मली इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जब 2 सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक ही जो थर्ड सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिक ही थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, यानी जो ए और सी होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, थर्मली इक्विलिब्रियम। यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए, सी और ए भी थर्मली इक्विलिब्रियम में हो गए। तो यहाँ पे जो जीरोथ लॉ है वो यही बोलता है कि अगर कोई 2 सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, फिर अगला सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, 2 सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो तीसरा सिस्टम में ऑटोमेटिक थर्मल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। फिर देखिए हम सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ है आप लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सेकंड लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ओके अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये बोलता है कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कभी भी जो एनर्जी है वो ना तो कभी ख़त्म हो सकती है
ना ही एनर्जी को आप लोग बना सकते हैं। यानी कभी भी इस पूरे ब्रह्मांड में हम ऊर्जा को नहीं बना सकते और ना ही हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ऊर्जा को एक किसी भी रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, यानी परिवर्तित कर सकते हैं। यानी हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे कि कभी भी हम ऊर्जा को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कभी भी हम ऊर्जा को फॉर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन हम ऊर्जा यानी किसी भी एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed but transform in one form to another form। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, ऊर्जा कभी भी न तो बनाई जा सकती है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो ऊर्जा होगी, आंतरिक ऊर्जा होगी, देखिए जो ऊर्जा होगी आंतरिक ऊर्जा वो Q + W के बराबर होगी। ये आप लोगों को याद रखना है। ये आप लोग जानते भी हैं कि जो ऊर्जा है वो किसी भी ऊष्मा और किसी भी कार्य के योग के बराबर होती है, यानी ऊर्जा Q + W के बराबर होगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इम्पोर्टेंट कैसे है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जो हमने सिस्टम पढ़े, अभी प्रोसेस पढ़े थे हम लोगों ने प्रोसेस पढ़े थे। प्रोसेस में हम लोगों ने क्या बोला था, एक प्रोसेस बोला था हमने आइसोबारिक। हम लोगों ने क्या बोला था, आइसोबारिक। अब आप लोगों को ध्यान है आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर क्या होगा, 0। अब देखिए जो W होता है, कल ही हमने देखा कि जो वर्क होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PdV। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PdV माइनस का होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इन डिटेल में देखेंगे माइनस का चिन्ह कैसे आता है। अभी हमें पता है कि जो वर्क होता है वो PdV होता है। देखिए P क्या हो गया, हम आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हमें आपको क्वेश्चन में इतना सा दिया हुआ है, आइसोबारिक के लिए इंटरनल एनर्जी बताओ। क्वेश्चन क्या है, आइसोबारिक के लिए इंटरनल एनर्जी बताइए, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। तो देखिए पहले तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप सोल्व कैसे करोगे, E = Q + W। Q क्या है, ऊष्मा है, W क्या है, कार्य है, E क्या है, आंतरिक ऊर्जा, यानी आंतरिक ऊर्जा बराबर हीट प्लस वर्क। अब देखिए आइसोबारिक में पूछा गया है, ध्यान रखना है ये सिस्टम आइसोबारिक में पूछा गया। आइसोबारिक का मतलब P बराबर क्या होगा, 0। तो देखिए आप लोग जानते हैं W क्या होता है, PdV। W क्या होता है, PdV। और देखिए P आप लोगों ने क्या रख दिया, 0। किसी भी संख्या को या किसी को भी 0 से इंटू करते हैं तो क्या हो जाता है, 0। तो ये 0 तो ये पूरा 0, यानी W क्या हो गया, 0। अब E बराबर क्या बचा, Q। तो आप लोगों को ऑप्शन ऐसे मिलेगा, ये मिलेगा A ऑप्शन, फिर दूसरा ऑप्शन मिलेगा इस प्रकार, तीसरा ऑप्शन मिलेगा इस प्रकार, चौथा ऑप्शन मिलेगा नन। तो आप लोग क्या करोगे, इसे टिक करोगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको याद करना बहुत ही जरूरी है, अगर इसको याद नहीं करा तो आपका क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं हो पाएगा। अब सिस्टम यहाँ पे आपको कोई सा भी दे दिया जाएगा, आप लोगों को वॉल्यूम का भी दिया जा सकता है, किसी भी प्रकार का दिया जा सकता है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसे सोल्व करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।